Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing fine and enjoying good health. Today my topic is pair production and annihilation of matter. Okay, pair production. Before moving to the topic, हम पढ़ रहे थे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। हम ये डिस्कस कर रहे थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और कॉम्पटन इफ़ेक्ट को डिस्कस कर लिया था। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में हमने एक लो एनर्जी फ़ोटॉन को डिस्कस किया था कि जब उसमें उसका इंटरेक्शन हुआ है मैटर के साथ तो क्या बिहेवियर हुआ है, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया था। फिर कॉम्पटन इफ़ेक्ट में हमने हाई एनर्जी फ़ोटॉन को डिस्कस किया। हाई एनर्जी फ़ोटॉन में हमने किसकी एग्ज़ाम्पल ली थी? हमने एक्स रेज़ की एग्ज़ाम्पल ली थी और हमने उसमें वेरियस फिनोमेनास को ऑब्ज़र्व किया और डिस्कस कर लिया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है पेयर प्रोडक्शन, जो कि तीसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बिहेव करने की एज अ मैटर। तो उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अ थर्ड काइंड ऑफ इंटरेक्शन, अ वेरी हाई एनर्जी फोटान सच एज दैट ऑफ गामा रेज, यानी ठीक है एक्सरे से ज़्यादा हमें एनर्जी का फोटान चाहिए, तो एक्सरे से ज़्यादा एनर्जी का फोटान कौन सा होगा? गामा रेज का फोटान। विद मैटर इज पेयर प्रोडक्शन इन विच फोटान एनर्जी इज चेंज इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। ठीक है, ये क्या हुआ बेसिकली इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, क्या बताना चाह रहा है आपकी बुक में? कह रहा है कि आपके पास एक हाई एनर्जी फोटान आता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियस की विजिनिटी में, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फील्ड में क्या करता है के साथ वो इंटरैक्ट करता है, तो क्या हो जाएगा? वो हाई एनर्जी फोटान कन्वर्ट हो जाता है, हाई एनर्जी फोटान कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है दो मैटर में, दो तरह के मैटर में, एक मैटर में और एक एंटी मैटर में, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बना देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बना देता है, जो कि बिल्कुल एक बहुत एक हैरानकुन सी चीज़ थी, क्योंकि फोटान को अगर हम एज अ वेव कंसीडर करें, देखें आपके पास वेव एक डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अगर हम उसको कोई भी चीज़ पार्टिकल में तभी कन्वर्ट होती है जब वो खुद पार्टिकल हो, जब खुद उसके अंदर ये वाला फेनोमेना हो। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो फिर एक मैटर के तौर पे बिहेव कर रहा है यहाँ पे गामा रेस। तो हमने क्या करना है बेसिकली, आज हमने इसी चीज़ को एनालाइज करना है और इसी चीज़ को थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ बेसिकली, इसमें हम फिर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या, हम इसको कैसे डेफिनेशन में, मैं इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लेके आऊँगी। इसको मैंने थोड़ा सा अपनी फॉर्म में लिखा भी है, लेकिन आप इसको बेशक देखते हैं कि क्या है मेरे पास मौजूद। The phenomena in which the high energy photon converted in electron positron pair is called basically pair production। ठीक है, तो उसमें मैंने कंडीशन आपको बताई हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की विजिनिटी में, न्यूक्लियस की विजिनिटी में, यानी न्यूक्लियस के आसपास ये फेनोमेना होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की में ये फेनोमेना होगा। इसको मैं ऐसे भी बता सकती हूँ कि आपके पास मैं इसको अगर ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि इसमें हमारे पास पेयर प्रोडक्शन में हो क्या रहा है, ये मैं डेफिनेशन बता रही हूँ कि कन्वर्जन ऑफ गामा रेज फोटॉन इन पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर बन गया ना, इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, हम यहाँ क्या ले रहे हैं, मैटर ले रहे हैं, और पॉजिट्रॉन क्या ले रहे हैं, यहाँ पे इसको एंटी मैटर ले रहे हैं। ठीक है,
तो ये दो में आपको दो हमारे पास पेयर बन गए। तो पहले हम पेयर प्रोडक्शन को समझेंगे, फिर हम एनिहिलेशन को समझेंगे। ये दोनों टॉपिक आप इसमें रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि सबसे पहले ये आइडिया प्रेजेंट किसने किया था। बेसिकली पेयर प्रोडक्शन का, ये इस पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना से हमारे पास किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया। तो हम कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे कि जी हमने पहले कभी नहीं सुना, हमें नहीं पता था कि एंटी मैटर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारे पास हमें पता चला पेयर प्रोडक्शन से एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी मैटर की बारे में हमें बात पता चली। और ये आइडिया किसने प्रेजेंट किया सबसे पहले। दिस आइडिया वाज बेसिकली, सबसे पहले जो दिस आइडिया वाज एक्सप्लेन बाय द पॉल डायराक था 1928 में। पॉल डायराक आपकी बुक में भी मेंशन है, वहाँ से भी हम रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन हम एक जनरली इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। फिर इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेनेशन किसने दी 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने दी, ठीक है। कार्ल डी एंडरसन ने दी, जिसने इलेक्ट्रॉन का पेयर डिस्कवर कर दिया डायराक की थ्योरी को यूज़ करते हुए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का एंटी पेयर कौन सा होगा, पॉजिट्रॉन होगा, ठीक है। अब ज़रा हम इनकी डिस्कशन करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं सारी जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में किस तरीके क्या है ये, इनको अगर हम कंपेयर करें, मतलब अगर हमें इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है तो हमें थोड़ा सा पहले पिछला काम उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसको ज़रा देख लेते हैं बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है। इलेक्ट्रॉन हमारा है जी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो फिर हमारे पास पॉजिट्रॉन क्या हो गया, इसका भी वन ही करते हैं। ये हमारे पास होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंटी मैटर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिट्रॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। मैस कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मज़े की बात, इनका मैस इक्वल होता है, ठीक है। ये दे आर इक्वल इन मैस, लेकिन इनका क्या कहाँ पे एंटी मैटर है तो इनका सिर्फ इनकी चार्ज का डिफरेंस आएगा। मैस इन दोनों का इक्वल है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैस ऑफ पॉजिट्रॉन इक्वल है। बेशक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मैस इसका इक्वल है इलेक्ट्रॉन के। तो फिर मैं अगर इसको ऐसे बोलूँ कि बेसिकली पॉजिट्रॉन इज़ व्हाट, पॉजिट्रॉन इज़ बेसिकली अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में अपने क्या बताना है कि पॉजिट्रॉन इज़ व्हाट, पॉजिट्रॉन इज़ बेसिकली अ सिंपल इलेक्ट्रॉन। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड योर बुक। ओके जी, अब अगर हमने वो वर्किंग कर लिया ना, अब हमें यहाँ पे ये सारा अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा, समझ आ जाएगी फ़ौरन से, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं। डायग्राम बड़ी अच्छी सी बनी हुई है, आपको इससे समझ आ रही है। देखिए आपके पास पॉजिट्रॉन, ये आपके पास ये गैमा रेज का फोटॉन आ रहा है, ये न्यूक्लियस की फील्ड में उसके आसपास के एरिया में इसने क्या किया, इंटरेक्ट किया। इंटरेक्शन के बाद आपके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया और पॉजिट्रॉन आ गया। आप दोनों की डायरेक्शन देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन इन दोनों का मैस क्या है, इक्वल है। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये प्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या फिनोमेना आने वाले हैं, इसमें कुछ चीज़ों की कंजर्वेशन ज़रूरी है। तो आपके पास वो कौन कौन सी बातें हैं जिनकी कंजर्वेशन ज़रूरी है। एक तो चार्ज की कंजर्वेशन ज़रूरी है, ठीक है, चार्ज कंजर्व होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, इसकी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। और फिर हमारे पास मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए, ओके। तो अ पॉजिट्रॉन इज़ अ पार्टिकल हैविंग मास एंड चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सारी बात आपको बता दी है। अच्छा, आपके पास ऑपोजिट नेचर होती है, समझ आ गई बात। द क्रिएशन ऑफ टू पार्टिकल विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज एसेंशियल फॉर द चार्ज कंजर्वेशन। ये बात मैंने आपको बता दी कि आपके पास पॉजिट्रॉन, ये आपके पास यूनिवर्स में ज़रूरी है कि आपके पास चार्ज की कंजर्वेशन हो। एवरी मैटर हैज़ एन एंटी मैटर, ओके। द पॉजिट्रॉन इज आल्सो नोन एज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने भी आपको बता दिया कि पॉजिट्रॉन इज बेसिकली अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन।
द इंटरेक्शन यूजली टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विजिनिटी ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक आपका शॉर्ट नोट भी है आपकी बुक में कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी लाइन है कि यहाँ से इन्होंने शॉर्ट नोट बनाया हुआ है कि क्या आपके पास पेयर प्रोडक्शन हो सकता है वैक्यूम में। तो उसका आंसर है जी नहीं। पेयर प्रोडक्शन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास एक विजिनिटी, न्यूक्लियस की विजिनिटी होनी चाहिए, न्यूक्लियस की हमारे पास एक फील्ड मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो मोमेंटम की कंजर्वेशन वगैरह के लिए हमारे पास क्या है, हमें वैक्यूम में ये प्रोसेस नहीं हो सकता और रिकॉइल वगैरह पॉसिबल नहीं है ना, वैक्यूम में रिकॉइल पॉसिबल नहीं। सो किसके साथ रिकॉइल करेगा? सो फॉर दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, पेयर प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। यहाँ से हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो अब हम देखते हैं जी, अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन का हमने नाम ये देना है कि कैलकुलेट द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन हम डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूँगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे इसको लेके चलते हैं, टॉपिक को वाइंड अप करेंगे उसके बाद। इतना छोटा सा ही टॉपिक है और उसके बाद हम एनिहिलेशन की तरफ चलेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैलकुलेशन ऑफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बात आप माइंड में रख लें कि ये जो सारा प्रोसेस अभी आपको मैं समझा रही हूँ, ये जो सारा प्रोसेस मैं आपको भी समझा रही हूँ, इसको बोला जाता है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोला जाता है? मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी मटेरियलाइज हो गई है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई, यानी इस सारे प्रोसेस को मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ओके जी, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी के लिए मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी की आपकी जो है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, वो मैटर में कन्वर्ट हो गई है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? हमें आइंस्टाइन के इस इक्वेशन से भी पता लगता है, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मास। सो लेट्स पुट द इक्वेशन, रेस्ट मास वैल्यूज़ हम पुट करते हैं इक्वेशन में। हमारे पास कितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास में, कितनी का मास कितना होता है? 9.1 एक्सपोनेंट रेस्ट मास एनर्जी हम कैलकुलेट करने ले जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास वैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना है? 9.1 एक्सपोनेंट -31, और हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं जी, ये मेरे पास स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हैं, जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। इसको जब हमने कन्वर्ट करना है जूल में, तो यहीं पे मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इससे मैं डिवाइड कर दूँगी, जो कि मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में भी समझाया हुआ है। तो मेरे पास जो रेस्ट मास आता है उसकी वैल्यू आएगी, या रेस्ट मास एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास ये वैल्यू आती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी खुद देखा है कि आपके पास जो मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम डिस्कस किया कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो ठीक है बराबर है, मगर हमारे पास तो दो तरह के इक्वल मास प्रोड्यूस हुए ना। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो फोटान है इसकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए 2 टाइम्स ऑफ दिस के, ठीक है, जितने आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसको कंजर्व कराने के लिए मैं कैलकुलेशंस को कुछ इस तरीके से करूँगी कि हमारे पास मतलब अगर मैं इसी कैलकुलेशन को करती हूँ, लेट्स मूव, अगर मेरे पास ये तो एक इलेक्ट्रॉन किया ना, तो मेरे पास इक्वल मास के कितने पेयर प्रोड्यूस हुए हैं? मेरे पास एक पूरा पेयर प्रोड्यूस हुआ है, तो यानी कि 2 पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। तो उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतना मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, यानी 2 टाइम्स मेरे पास अब दिस एनर्जी है वो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अब इसको मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ से देखें, आपके पास जो यानी कि फोटान के जो फोटान कन्वर्ट हुआ है आपके पास मैटर में, उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए जितनी आपने कैलकुलेशन की है, 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास के, इलेक्ट्रॉन के मास के।
या उसके इक्वल होनी चाहिए। सो यानी आपके पास अगर सपोज़ एनर्जी है, फोटान की एनर्जी कितनी है, सपोज़ एच एफ है, तो उसका कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मैस को, ये किसके लिए है, सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, बाकी एम नॉट सी स्क्वेयर उसका किसके लिए कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिट्रॉन के लिए। और अगर उसकी यानी उस फोटान की बाकी हिस्सा कुछ बच गया है तो वो फिर काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड हो जाएगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड हो जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस होल एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है ये होल्ड करता है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ कि आपके पास हाई एनर्जी फोटान है, इसकी एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होनी चाहिए क्योंकि दोनों का मैस इक्वल है। हमने रेस्ट मैस उनको मैंने कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू बता दी है। 1.202 है जी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दोनों की मिला के आपके पास आनी चाहिए। तो इसकी जो एनर्जी है, यानी कि इसकी जो एनर्जी है आपके पास 1.02 से या तो इक्वल होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा होगी तो क्या होगी, 1.02 से ज़्यादा होगी तो क्या होगी कि 1.02 से ज़्यादा होगी तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से हमें पता चला कि चार्ज और एनर्जी जो है वो क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं कि आपके पास अगर हम इसी प्रोसेस को आप उल्टा कर लें तो उसको बोला जाता है एनिहिलेशन, यानी कि मैं अगर पे प्रोडक्शन को उलट कर लूँ तो एनिहिलेशन कहलाते हैं। तो एनिहिलेशन से हमारे पास क्या होता है, एनिहिलेशन बेसिकली कि अगर आपने इसको क्या कर दिया, अगर जाहिर है आपने एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया, यानी कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया तो आपको आपके पास जो रिज़ल्ट है अगर आप उसको करें मैटर से, आपको एनर्जी भी मिलनी चाहिए उसी तरीके से उसी प्रोसेस में। तो हम देखते हैं कि काम कैसे होता है। लेट्स रीड आउट एंड लेट्स स्टडी कि हमारे पास ये काम ये किस तरीके से हो रहा है। इट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ पे प्रोडक्शन व्हेन अ पॉजिट्रॉन कम्स क्लोज टू एन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ये दूसरे को तबाह बर्बाद कर देंगे, ठीक है, एनिहिलेट कर देंगे। ठीक है, तो जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या हमारे पास आएंगे, हमारे पास वापस गैमा हाई एनर्जी फोटान जो है वो वापस आ जाएगा, जैसे कि आप लोग इक्वेशन से देख सकते हैं। द टू फोटान्स आर प्रोड्यूस ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम की कंजर्वेशन के लिए दो फोटान्स लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास एनर्जी की कंजर्वेशन यहाँ पे फिर भी इतनी ही हो रही है। ठीक है, देखिए दोबारा से मेंशन किया है कि द फोटान हैज़ द एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। रेस्ट मैस एनर्जी मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताई है। तो ये बाकी बातें उसी तरीके से ये मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बता दिया कि 1928 में डायराक को सबसे पहले पॉल डायराक, साइंटिस्ट का नाम पॉल डायराक था पूरा नाम, तो उसने ये बताया था, उसने आइडिया प्रेजेंट किया था कि हर मैटर का क्या होता है, एंटी मैटर होता है। लेकिन इसको मज़ीद आगे कौन लेके चला, कार्ल एंडरसन लेके चला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ से ये पता चला, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी फ़िज़िक्स में कि हमारे पास हर मैटर का एंटी मैटर होता है। यहाँ से इसकी ये क्लैरिटी हो गई है। ठीक है, और हमारे पास ये है कि हम ये बता सकते हैं कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं और वो एक दूसरे के साथ साइंस में, यानी कि एक दूसरे के साइन इनको ऑपोजिट होते हैं, लेकिन इनका मास क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए हमारे पास एंटी मैटर की एग्जिस्टेंस का पता चला। और मज़ीद ये है कि इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक और कि जब एक दूसरे के साथ जब ये मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं, एनिहिलेट कर देते हैं। एनिहिलेशन का प्रोसेस होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये एक MCQs के लिहाज से छोटी सी लाइन है, देख लें कि प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन एनिहिलेशन हैज़ आल्सो बीन डिस्कवर्ड या ऑब्जर्व्ड एट द लॉरेंस ब्रैकली लेबॉर्ट्री। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हाज़िर होते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।